चैप्टर 8 एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, ये चैप्टर डिस्कस कर रहे थे हम। और इसका हमारा एक लास्ट पार्ट रहता है, एक 6th पॉइंट रहता है। ये डिस्कस करने के बाद हम इस चैप्टर का कंप्लीट चार्ट ड्रॉ करेंगे। सो हमारा एक पॉइंट जो रहता था दैट इज एग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स। एग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स। हाँ जी, इम्पॉसिबल एक्ट्स, ऐसे काम जो संभव नहीं, असंभव कार्य। असंभव कार्य करने का अगर आप एग्रीमेंट करते हैं तो ऐसा कार्य होता, ऐसा एग्रीमेंट होता है वॉइड। इसका सेक्शन है 56 और सेक्शन 56 क्या कहता है कि अगर आप कोई भी ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं जो असंभव कार्य को करने के लिए है तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड कहलाएगा। इसमें आपकी 3 चीजें आती हैं बेटा, 3 चीजें आती हैं। इम्पॉसिबिलिटी, impossibility in the knowledge of parties, impossibility in the knowledge of parties। इसका मतलब क्या है कि पार्टीज को मालूम है, पार्टीज को मालूम है कि कार्य करना संभव नहीं, कि कार्य करना संभव नहीं। दोनों पार्टीज को मालूम है कि कार्य करना संभव नहीं है, उसके बाद भी वो एग्रीमेंट करती हैं उस कार्य को करने के लिए। पहला पार्ट ये है। दूसरा, पार्टीज नॉट अवेयर, parties not aware of the impossibility। यहां पर पार्टीज को मालूम नहीं, पार्टीज को मालूम नहीं है कि कार्य करना असंभव है। पहले पार्ट में क्या है कि पार्टीज को मालूम है कि कार्य करना असंभव है, तब भी वो एग्रीमेंट कर रही हैं। दूसरे पार्ट में क्या है कि पार्टीज को मालूम ही नहीं कि कार्य करना असंभव हो चुका है। और तीसरा क्या है, एग्रीमेंट के टाइम पे तो संभव था लेकिन बाद में बिकम इम्पॉसिबल, बिकम इम्पॉसिबल आफ्टर इट हैज बीन मेड। एग्रीमेंट हो जाने के बाद, एग्रीमेंट हो जाने के बाद कार्य असंभव हो गया। ये तीनों चीजें आती हैं इसमें। पहले हम फर्स्ट पार्ट का एग्जाम्पल करेंगे, फिर सेकेंड का और फिर थर्ड का। आइए फर्स्ट पार्ट का एग्जाम्पल देखते हैं कि पार्टीज को मालूम है कि कार्य करना असंभव है। इसमें आपका एग्जाम्पल आता है, मान लीजिए ए और बी के बीच में एग्रीमेंट होता है जिसमें ए बी को कहता है कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा अगर तुम मुर्दे में जान डाल दो। अगर बी मुर्दे में जान डाल दे तो ए बी को 1 लाख रुपए देगा। ऐसा एग्रीमेंट हुआ है। तो दोनों पार्टीज को मालूम है, ए को भी मालूम है और बी को भी मालूम है कि ऐसा करना असंभव है। एग्रीमेंट के टाइम पे ही दोनों को मालूम है कि कार्य करना असंभव है, किसी मुर्दे में जान डालना संभव नहीं है। दिस इज एन एग्रीमेंट
टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, और ऐसा एग्रीमेंट होता है वॉइड। सेकंड का एग्जाम्पल देखते हैं कि पार्टीज को मालूम ही नहीं है कि कार्य करना असंभव है। पार्टीज को मालूम नहीं है, ऐसा होता है मिस्टेक की वजह से, गलती की वजह से होता है ऐसा। इसमें हम एग्जाम्पल पहले कर चुके हैं कि ए बी से प्रॉमिस करता है कि वो बी को हॉर्स सेल करेगा 1,000 रुपए में, और बी उसको मंजूर करता है। लेकिन ए और बी दोनों को ही मालूम नहीं कि जो हॉर्स है वो मर चुका है। एग्रीमेंट के टाइम पे दोनों को ही मालूम नहीं है कि जो हॉर्स है वो मर चुका है। यहाँ पर दोनों पार्टीज को मिस्टेक है हॉर्स के सर्वाइवल को लेकर, इसीलिए जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एग्रीमेंट है, दैट इज वॉइड। तीसरा क्या है कि एग्रीमेंट तो हो गया, एग्रीमेंट के टाइम पे तो कार्य करना संभव था, लेकिन एग्रीमेंट करने के बाद जो कार्य है वो असंभव हो गया। वो कैसे? थर्ड का एग्जाम्पल, ए ने बी से कहा था कि मैं तुम्हें 100 टन चावल बेचूंगा। कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद, लेकिन गुड्स डिलीवर होने से पहले ए के गोडाउन में लग गई आग, गोदाम में आग लग गई, जिस वजह से जो ए है वो बी को चावल नहीं बेच पाया। क्या ए ने जानबूझकर किया? नहीं। क्या इसमें बी की कोई गलती थी? नहीं। जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस टाइम पे क्या ये कार्य संभव था? हाँ जी था। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद आग लगने की वजह से जो कार्य है वो हो गया असंभव, जिस वजह से जो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो गया। यहाँ पे हालात ऐसे बन गए कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो गया। सो ये 3 केसेस हैं एग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स में। जिस पहला क्या है, जिसमें पार्टीज को मालूम है, दोनों पार्टीज को मालूम है कि कार्य करना असंभव है। दूसरा, जिसमें पार्टीज को मालूम ही नहीं कि कार्य करना असंभव है। तीसरा, एग्रीमेंट के टाइम पे कार्य करना संभव था, लेकिन बाद में कार्य करना हो गया असंभव। सो दिस इज ऑल इन एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। आइए इसका चार्ट ड्रॉ करते हैं और इस चैप्टर को करते हैं रैप अप। एग्रीमेंट्स expressly declared as void। 2 पार्ट्स हैं इसके, एक तो है जनरल प्रोविजंस, आम प्रावधान, और दूसरे हैं स्पेसिफिक प्रोविजंस। ठीक है जी। जनरल प्रोविजंस में आपने यहाँ पर एग्जाम्पल्स करे थे कि कौन से एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं। जो एग्रीमेंट्स आपने इनकॉम्पिटेंट पार्टीज के साथ करे हैं, फॉर एग्जाम्पल माइनर के साथ या डिस्क्वालिफाइड पर्सन के साथ, या फिर मिस्टेक की वजह से आपने कोई एग्रीमेंट किया है वो वॉइड होता है, या फिर जहां पर जो कंसिडरेशन है वो गैर कानूनी, कंसिडरेशन या फिर ऑब्जेक्ट जो है वो गैर कानूनी होता है, वहां पर जो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाता है। और स्पेसिफिक प्रोविजंस में हमारे 6 पॉइंट्स हैं। We have 6 points here.
in specific provisions. The first is agreements in restraint of trade. एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज हमने सबसे पहले किया था. एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, ऐसा एग्रीमेंट जो कि शादी को रोकने के लिए किया गया हो या शादी के ऊपर कोई बंदिश लगाने के लिए किया गया हो, दैट इज वॉइड. दूसरा, एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी के व्यापार को आप रोकना चाहते हैं एग्रीमेंट करके, दैट इज वॉइड. एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, आप किसी को मुकदमा करने से रोकते हैं, दैट इज वॉइड. एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग अनसर्टेनिटी, ऐसे एग्रीमेंट्स जिसमें अनिश्चितता है, क्लैरिटी नहीं है, दे आर वॉइड. वेजरिंग एग्रीमेंट्स, जुआ, सट्टा, ये एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं. एंड एग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स, असंभव कार्य करने का कोई भी एग्रीमेंट जो है, दैट इज वॉइड. दिस इज योर section 26 in restraint of marriage. This is section 27 in restraint of trade. This is section 28 legal proceedings. Section 29 uncertainty. Section 30 वेजरिंग एग्रीमेंट्स, सिर्फ एक ये सेक्शन है जो लाइन से हटकर है, दैट इज सेक्शन 56, बाकी सब लाइन वाइज हैं. 26, 27, 28, 29, 30. और इन सब केसेस में हमने कुछ एक्सेप्शंस करे हैं. यहाँ पर भी एक्सेप्शंस थे मैरिज के केस में, यहाँ पर भी एक्सेप्शंस थे ट्रेड के केस में, यहाँ पर भी एक्सेप्शंस थे. अनसर्टेनिटी के केस में हमने एक्सेप्शंस नहीं करे थे. वेजरिंग के केस में भी आपके एक्सेप्शंस थे. तो यहाँ पर आपके एक्सेप्शंस थे, और जहाँ पर एक्सेप्शंस होते हैं वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता है. इन केस ऑफ एक्सेप्शंस जो एग्रीमेंट है वो वैलिड हो जाता है. ठीक है जी. सो this is all in this chapter, agreements expressly declared as void. आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर. एक चैप्टर हमने बीच में मिस आउट किया था, and that is chapter number 7, lawful consideration and ऑब्जेक्ट. एक एग्रीमेंट वैलिड तब माना जाता है, एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब उस एग्रीमेंट में जो कंसीडरेशन है और उस एग्रीमेंट का जो उद्देश्य है, ये दोनों चीजें होती हैं कानूनी. लॉफुल कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट. सबसे पहले तो एनी एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट जो कि विदाउट कंसीडरेशन है, जिसमें कंसीडरेशन है ही नहीं, वो एग्रीमेंट ही वॉइड होता है. बदले में कुछ, व्हाट इज कंसीडरेशन? बदले में कुछ, समथिंग इन रिटर्न. समथिंग इन रिटर्न. आप मुझे कुछ दे रहे हैं तो बदले में मुझे भी आपको कुछ देना है, दैट इज कंसीडरेशन. बदले में कुछ, मुफ्त में दी हुई चीज
से आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। एनी एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। बदले में कुछ होना जरूरी है, और जो भी बदले में कुछ होगा, जिसको कि आप कंसिडरेशन कहते हैं, वो लॉफुल होनी चाहिए। लॉफुल मतलब कानूनी होनी चाहिए, गैर कानूनी नहीं होनी चाहिए। एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? उद्देश्य। आप किस उद्देश्य से एग्रीमेंट कर रहे हैं? बेचने के उद्देश्य से, किसी को मारने के उद्देश्य से, किसी का मर्डर करने के उद्देश्य से? क्या उद्देश्य है? जो उद्देश्य है वो भी लॉफुल होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए। अगर आपके एग्रीमेंट पे जो कंसीडरेशन है या फिर जो एग्रीमेंट का उद्देश्य है वो अनलॉफुल है, गैर कानूनी है, तो ऐसे एग्रीमेंट को वॉइड माना जाएगा। ओके जी। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को वॉच सेल करने का इरादा दिखाया। मैं अपनी वॉच तुम्हें 1000 में सेल करना चाहता हूं। ए ने बी से प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें वॉच सेल करूंगा, और बी ने ए से प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें 1000 रुपीज दूंगा वॉच के बदले में। चैट बॉक्स ओपन कीजिए और मुझे जल्दी से ये बताइए कि ए के लिए कंसीडरेशन क्या है? एज कंसीडरेशन। ए को क्या मिल रहा है बदले में? वॉच के बदले में क्या मिल रहा है ए को? ए के लिए कंसीडरेशन क्या है? यस, एब्सोल्युटली, गौरव, सिमरनजीत, पायल, ₹1000। ए के लिए कंसीडरेशन है 1000, और बी के लिए कंसीडरेशन क्या है? सिमरनजीत सेज वॉच। यस, बी के लिए कंसीडरेशन है वॉच। गौरव, खुशी, शबनम, पूजा, वॉच। यस। सो ए के लिए कंसीडरेशन है 1000 रुपीज और बी के लिए कंसीडरेशन है वॉच। क्योंकि यहाँ पर कंसीडरेशन दोनों साइड्स पे फ्लो कर रही है, ए से बी को और बी से ए को, इसलिए ये एग्रीमेंट वैलिड है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ए बी को वॉच गिफ्ट कर देता है। गिफ्ट, गिफ्ट मतलब बी से ए के पास कुछ नहीं आ रहा। बी से ए के पास कुछ नहीं आ रहा। बताइए ए के लिए कंसीडरेशन क्या है? ए के पास क्या आ रहा है? चैट बॉक्स, ए के पास क्या आ रहा है बच्चे? ए के लिए कंसीडरेशन कुछ भी नहीं, नथिंग। ए के पास कुछ भी नहीं आ रहा, नथिंग। यस गौरव, नो। सिमरनजीत, नथिंग। और बी के लिए कंसीडरेशन क्या है? बी के लिए कंसीडरेशन है वॉच का गिफ्ट। क्या यहां पर दोनों पार्टीज को कंसीडरेशन मिल रही है? यहां पर दोनों पार्टीज को कंसीडरेशन नहीं मिल रही। नो। पूजा सेज नो, रुखसार सेज नो। यस, वेरी नाइस। इस वजह से ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं है, इसे आप वैलिड नहीं मानेंगे। कल को अगर ए मान लीजिए बी को गिफ्ट देने के लिए मना कर देता है, वॉच देने के लिए मना कर देता है, क्या जो बी है वो ए के ऊपर मुकदमा कर सकता है? कल को ए और बी में लड़ाई हो गई, ए कहता है जा मैं तुझे वॉच नहीं देता, मैंने अपना दिमाग चेंज कर लिया। क्या बी ए के ऊपर मुकदमा कर सकता है? नो। रीचा, शिवानी, खुशी, कमलजीत, अंशुल, शबनम, गौरव, रुखसार, सोनिया, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वो मुकदमा नहीं कर सकता, क्योंकि जहां पे कंसीडरेशन एक साइड पे ही फ्लो होती है
वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता। सो हर प्रॉमिस के बदले में, हर वादे के बदले में कंसीडरेशन होना जरूरी है। आई होप आप लोगों को कंसीडरेशन का मतलब समझ में आ गया है। आइए अब उद्देश्य पर चलते हैं, ऑब्जेक्ट। पहले एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ये जो वॉच वाला फर्स्ट एग्जाम्पल है, उस केस में मुझे ये बताइए कि उद्देश्य क्या है, एग्रीमेंट का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है एग्रीमेंट का। वेरी क्विकली इन द चैट बॉक्स। फर्स्ट एग्जाम्पल के केस में एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है, एग्रीमेंट का उद्देश्य क्या है। यस, पूजा सेज वॉच को सेल करना, वॉच परचेज करना। वेरी गुड। देखिए यहाँ पर डिफरेंस ऑफ आंसर्स देखिए, एक बच्चा कह रहा है कि वॉच को सेल करना उद्देश्य है, और दूसरी बच्ची कह रही है कि वॉच को परचेज करना उद्देश्य है। देखो यहीं पर तो डिफरेंस है, दोनों के लिए जो उद्देश्य है वो अलग अलग है। ए के लिए उद्देश्य क्या है, वॉच को बेचना, और बी के लिए उद्देश्य क्या है, वॉच को सेल करना। वेरी गुड। आपके आंसर्स खुद ही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह से आप उद्देश्य को देखते हैं। ए के लिए उद्देश्य है वॉच को सेल करना, बी के लिए उद्देश्य है वॉच को बाय करना। सो जो उद्देश्य है, क्या यहाँ पर लीगल है, क्या यहाँ पर जो उद्देश्य है वो कानूनी है, कुछ गैर कानूनी तो नहीं। नहीं जी, यहाँ पर कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। सो यही हमारे चैप्टर का मेन मुद्दा है कि जो कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के, किसी भी एग्रीमेंट के, वो होने चाहिए लीगल, वो होने चाहिए लॉफुल, कानूनी होने चाहिए, गैर कानूनी नहीं होने चाहिए। अगर कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट में से कुछ भी गैर कानूनी है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड। ओके जी। उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें डेफिनेशन करनी है कंसीडरेशन की। सेक्शन 2D में कंसीडरेशन डिफाइंड है कि कंसीडरेशन क्या होता है। अब हम इसको नॉर्मल तरीके में तो हमने एग्जाम्पल्स के फॉर्म में तो समझ लिया कि कंसीडरेशन क्या होता है। कंसीडरेशन मीन्स बदले में कुछ, समथिंग इन रिटर्न। लेकिन लॉ इसके बारे में क्या कहता है, किस तरह से इसकी लैंग्वेज आप लिखेंगे, ये देखिए। इसी तरह से लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लर्न भी हो जाएगा। when when at the desire of the promiser, when at the desire of the promiser, जब वादा करने वाले की इच्छा के अनुसार, वादा करने वाले की इच्छा के अनुसार। प्रॉमिसर के ऑपोजिट कौन होता है, जो वादा करता है वो प्रॉमिसर होता है, जिससे वादा किया जाता है उसे क्या कहते हैं, कम ऑन इन द चैट बॉक्स। जिससे वादा किया जाता है उसे आप क्या कहते हैं। यस, सिमरनजीत, पायल, खुशी, प्रोमिजी। वेरी गुड। प्रोमिसर के सामने वाला पर्सन होता है प्रोमिजी। जब प्रोमिसर के इच्छा के मुताबिक जो प्रोमिसर है, द प्रोमिसर हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग। आप ये पहले कर चुके हो, मैं रिपीट करवा रही हूँ। हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग। हैज डन का मतलब क्या हुआ, प्रोमिसी ने किया हो, किया हो, या
करने से परहेज किया हो, करने से परहेज किया हो। Has done or abstained from doing, और या फिर does or abstains from doing। मतलब क्या हुआ? करे, does मतलब करे, या करने से परहेज करे, और promises to do or abstain from doing। करने का वादा करे, करने का वादा करे, या परहेज करने का वादा करे। और ऐसा कौन कर रहा है? ऐसा प्रोमिजी कर रहा है। और किसकी इच्छा के मुताबिक कर रहा है? प्रोमिजर की इच्छा के मुताबिक। सो जब प्रोमिजर की इच्छा के मुताबिक जो प्रोमिजी है वो कुछ, उसने प्रोमिजर के इच्छा के हिसाब से कुछ किया हो या करने से परहेज किया हो, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आप भूतकाल की बात कर रहे हैं, वो वक्त जो बीत गया। यहाँ पे आप पास्ट की बात कर रहे हैं, किया हो, कभी पहले किया हो, या करने से परहेज किया हो पहले कभी पास्ट में, या फिर आज की डेट में करे या करने से परहेज करे। यहाँ पे आप वर्तमान की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप भूतकाल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप वर्तमान काल की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर वादा करे कि मैं करूंगा, या फिर करने से परहेज करने का वादा करे। दैट मीन्स आप यहाँ पर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पर भविष्य की बात कर रहे हैं। तीनों ही केसेस कंसीडरेशन में आएंगे। इसे आप कहते हैं इज कॉल्ड कंसीडरेशन फॉर द प्रॉमिस। दिस इज नोन एज कंसीडरेशन। सो यहाँ पे और क्या चीज इंपॉर्टेंट है? डिजायर। भाई प्रोमिसर की इच्छा के मुताबिक होना चाहिए। अगर इच्छा के मुताबिक नहीं हुआ तो उसे कंसीडरेशन नहीं माना जाएगा। पहली चीज, इच्छा के मुताबिक होना चाहिए। किसकी इच्छा के मुताबिक? प्रोमिसर की इच्छा के मुताबिक होना चाहिए। प्रोमिसर की इच्छा के मुताबिक अगर प्रोमिजी ने कभी पहले कभी कुछ किया, कर रखा हो, या करने से परहेज किया हो, या फिर आज की डेट में कुछ करे या करने से परहेज करे, या फिर आने वाले वक्त में कुछ करने या कुछ ना करने के लिए प्रॉमिस करे, तो इसे आप कंसीडरेशन कहते हैं। वादे की कंसीडरेशन इसे कहते हैं। एग्जाम्पल्स करेंगे एक एक करके। पहले तो एब्सटेन का मतलब क्या होता है? कुछ करना या कुछ ना करना। इसमें बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है। सबसे पहले हम टू डू की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे एब्सटेन टू डू। कुछ करना, कुछ करना, या कुछ करने से परहेज करना। दोनों ही चीजें कंसीडरेशन है। कुछ करने में क्या आता है? ए बी से कहता है कि अगर तुम मुझे 1,000 रुपए दो तो मैं बदले में तुम्हें घड़ी बेच दूंगा। कुछ करने का वादा, घड़ी बेचने का वादा। घड़ी बेचना इज कंसीडरेशन। ए के लिए कंसीडरेशन क्या है? 1,000 रुपए। कुछ करना। अब कुछ ना करने की बात करते हैं, कुछ करने से परहेज करना। ए बी से कहता है
मैं तुझे 1000 रुपीज दूंगा अगर तुम मेरे राज को राज रखो। राज किसी को मत बताना, मेरा राज किसी को मत बताना, कुछ ना करने का वादा। मेरा राज किसी को मत बताना। ए बी से कहता है मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा अगर तुम मेरा राज किसी को मत बताओ। कुछ करने से परहेज कर रहा है कौन? बी। बी कुछ करने से परहेज कर रहा है। क्या करने से परहेज कर रहा है? ए का राज किसी को ना बताने से परहेज कर रहा है। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल्सो कंसिडरेशन। आप किसी से कुछ करने का वादा कर रहे हैं या फिर कुछ ना करने का वादा कर रहे हैं, दोनों ही कंसिडरेशन है। मैं आपसे कह रही हूं कि अगर आप मुझे ओरल टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाकर दिखाएं तो मैं आपकी अच्छी असेसमेंट लगाऊंगी। व्हाट इज दिस? टू डू समथिंग। ठीक है। या फिर कोई टीचर आपसे कह रहा है अगर आपके ओरल टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे तो मैं आपको फेल नहीं करूंगा। कुछ करने से परहेज करना। दोनों चीजों में फर्क समझ में आया? टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ करने का वादा या किसी चीज से परहेज करने का वादा, ये दोनों चीजें ही कंसिडरेशन में आती हैं। ये दोनों चीजें या तो आपने भूतकाल में कर रखी हो या फिर आज की डेट में करें या फिर आने वाले टाइम में करें, तो इसको आप कंसिडरेशन बोलेंगे। फर्दर इसमें हम डिस्कस करेंगे इसको और ज़्यादा डिटेल में इन टुमारो सेशन। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछिए।